ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र पांडे से डॉक्टर नीरजा माधव की ये विशेष बातचीत का विषय है धारणीय विकास। श्रोताओं, आज हमारे साथ विद्वान वैज्ञानिक बॉटनी के प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी हैं। एक शब्द हम लोग बार बार सुनते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास। ये धारणीय विकास क्या है, इसके बारे में हम प्रोफेसर जितेंद्र पांडे से आज बातचीत करेंगे ताकि हमारे श्रोताओं को स्पष्ट हो सके। प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं की ओर से। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वास्तविक अवधारणा क्या है, इसका मतलब क्या है। नीरजा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा आभार कि आपने इस परिचर्चा में मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। जहाँ तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात धारणीय विकास की बात है जी, तो इसमें हमें चर्चा के शुरुआत में ही दो मूल बिंदुओं को संज्ञान में लाना होगा। एक तो विकास स्वयं में एक सतत प्रक्रिया है जी, और दूसरा ये पूर्ण रूप से एक नियंत्रित प्रक्रिया है। अर्थात अगर हम ये कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ से अगर हम नियंत्रण को हटा देते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही अर्थों में नहीं कहलाएगी। ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जब नियंत्रण है तब वो डेवलपमेंट है, नहीं तो वो ग्रोथ है जी। आज के अर्थशास्त्रियों द्वारा जो बातें कही जाती हैं, हम हमेशा डेवलपमेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ। हर इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, अब महत्वपूर्ण बिंदु आता है हमारी जो 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई, उसने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बिल्कुल बदल दिया। दिशा और दशा दोनों बदल गई जी। कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की दर इतनी तीव्र थी कि बाकी सब चीजें पीछे छूट गई। अब एक तरह से देखें कि जो नियंत्रण था, सरकारी नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो गए, सामाजिक नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो गया और पर्यावरण से साम्य धीरे धीरे खत्म हो गया जी। तो इन परिस्थितियों ने मोटिवेट किया हमारे विद्वान अर्थशास्त्रियों को, पर्यावरण के विदों को और कुछ अर्थशास्त्रियों को भी। अच्छा। कि क्या तीन प्रश्न लोगों के सामने आए कि क्या ये अर्थव्यवस्था सतत हो पाएगी, अस्थायी हो पाएगी? क्या ये अर्थव्यवस्था समाज के अनुरूप हो पाएगी? क्या ये अर्थव्यवस्था साम्य स्थापित कर पाएगी पर्यावरण से? जी। तो इसी मंथन ने वैश्विक स्तर पर लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो समाज को भी और पर्यावरण को भी दोनों को साथ साथ लेके चले जी। इसीलिए हिंदी का शब्द धारणीय कहा गया इसको, जो धारण करती हो समाज को और पर्यावरण को, दोनों को। अच्छा अच्छा। ये अंग्रेजी का शब्द जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें ये धारणीय शब्द बहुत क्लियर नहीं होता। हाँ। लेकिन जो वैश्विक स्तर पर चीजें मुखर होके आई वो यही आई कि अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो समाज को भी अपने में समावेशित करे और पर्यावरण से साम्य बनाए। प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी, वैश्विक संज्ञान में ये बात कब आई, कैसे आई, इस पर आने से पहले एक उत्सुकता है कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रिसर्च कर रहे हैं, करते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं। अर्थशास्त्र की आप बात कर रहे हैं, औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं। निसंदेह उसमें जो पर्यावरण की बातें हो रही हैं, हम उधर की ओर ही समझ पा रहे हैं कि विज्ञान हमारा उधर है। पर्यावरण की स्थिरता या पर्यावरण की सुरक्षा की ओर जो कदम बढ़ना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, उसकी ओर शायद आप लोगों का संकेत है, वैज्ञानिकों का, और इसीलिए इतने शोध कार्य हो रहे हैं अर्थशास्त्र से उसको जोड़ते हुए। तो ये विश्व के संज्ञान में बातें कब और कैसे आई? वैसे देखें तो ये बातें हैं तो बहुत पुरानी। जो अवधारणा जो है वो वास्तव में आज की नहीं है। हमारे वैदिक ग्रंथों में देखें तो इसकी चर्चा है। अच्छा। यहाँ तक कि अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता में देखें तो धोलावीरा जो आज के गुजरात में है, उसमें जल के संरक्षण की बहुत बड़ी बात और पर्याप्त सबूत हैं। जी जी जी। तो हम हजारों साल पहले अपने वैदिक ग्रंथों से, भगवत गीता से,
ऋग्वेद से या अपनी सभ्यताओं के जिसके साक्ष्य हैं प्रमाण, उनमें देख सकते हैं कि हमने प्रकृति के, आप सम्राट अशोक के रिजीम को देख लीजिए जी, उसे समाज से साम्य था, पर्यावरण से साम्य था, अर्थव्यवस्था, तीनों में एक साम्य था। जी जी जी। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब भारत हमारा दुनिया में सबसे समृद्धशाली देश था। हाँ हाँ। अब अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें जी, तो 20वीं सदी में आपके चौथे दशक में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, E.F. शुमाकर, जो पैदा तो जर्मनी में हुए थे, इनकी अपब्रिंगिंग ज्यादातर एजुकेशनल जीवन जो था वो ब्रिटिश में हुआ था जी। तो बाद में ब्रिटिश कोल बोर्ड के चेयरमैन वगैरह बने थे, काफी मतलब पहुंच वाले ये व्यक्तित्व थे जी। तो उस समय एक बड़े महान जो अर्थशास्त्री थे J.M. कीन्स, तो शुमाकर बहुत युवा थे उस समय और बहुत ज्यादा चर्चा में आए। तो J.M. कीन्स दुनिया के बड़े माननीय अर्थशास्त्री थे जी। और वास्तव में जो मार्केट वाली इकोनॉमी है उसका स्वरूप J.M. कीन्स के द्वारा दिया गया है। ये इसके प्रवर्तक थे एक तरह से। जी जी। तो इनको उन्होंने शुमाकर को अपनी तरफ लेना चाहा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनके लिए ऑफर भी किया। इसी बीच में शुमाकर की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। जी। तो देखें भारत का कहीं न कहीं रोल है जी जी, विश्व गुरुओं में। बिल्कुल। तो शुमाकर की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है और 3 बिंदुओं से उनके बहुत प्रभावित होते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं नीड, इसका मतलब आवश्यकता से अधिक प्रकृति से मत लो। दूसरा कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इको फ्रेंडली होनी चाहिए जी। तीसरा कहते हैं कि अर्थव्यवस्था परमानेंट होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने एक शब्द याद किया, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। हाँ हाँ। इन्हीं तीनों बिंदुओं को शुमाकर ने अपने हर स्पीच में वैश्विक स्तर पे कहना शुरू कर दिया। अच्छा जी। इसी बीच में 1968 में एक गार्नेट हार्डिंग का लेख प्रकाशित हुआ जिसको कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। अर्थात किसी एक व्यक्ति की गलती पूरे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। और इसी 1968 के ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और ये शुमाकर के स्पीच, इन सबों से वैश्विक स्तर पे मंथन होने लगा। अच्छा। तब 1972 में एक पहला प्लेटफॉर्म बना जिसमें यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ह्यूमन इन्वायरमेंट पर एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें 3 बिंदुओं को एक साथ डिस्कस किया गया पहली बार। जी जी। जिसमें था कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा हो, समाज से वो कैसे जुड़ के चलेगी और पर्यावरण से साम्य कैसे स्थापित होगी, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं है तो अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं है। जी जी। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, धारणीय हो। और एक बात और मैं आपको कहूंगा भारत गुरुओं की, कि भारत के प्रतिनिधित्व ने ये पहला और इकलौता देश था जिसने कहा समवृद्धि की हमें बात करनी, अर्थात गरीबी उन्मूलन की। तो समाज की व्यवस्था तभी सही मानी जाएगी अर्थव्यवस्था के हिसाब से जब हम अपने गरीब को भी उस मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। तो ये जो अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें वैज्ञानिक शोध आप लोग क्या करते हैं? वैज्ञानिक शोध में यही होता है, देखें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वास्तव में एक वैज्ञानिक शोध का एक आधार तो ये होता है कि ये आया कहाँ से जी। दूसरा ये होता है कि पर्यावरण को डैमेज कम से कम होना चाहिए। जैसे इसमें आता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन किया तो पर्यावरण को डैमेज होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इमिशन किया तो पर्यावरण को डैमेज होगा, अगर अनियंत्रित माइनिंग है तो पर्यावरण को डैमेज होगा। एक शोध तो ये होता है कि डैमेज कब, क्यों और कैसे हो रहा है। दूसरा शोध ये होता है कि हम उन चीजों को क्या रिहेबिलिटेट कर पाएंगे, उसका पुनरुद्धरण कर पाएंगे। तो इसके प्रयास में जो वैज्ञानिक शोध होता है, जो पर्यावरण का बड़ा एक मूल सिद्धांत है जिसको हम रेस्टोरेशन कहते हैं, इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में, या रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे उसमें वैज्ञानिक बिंदुओं की बहुत आवश्यकता होती है। जी
जी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी चीज के जो दुष्परिणाम आने शुरू हो जाते हैं तब हम लोग वैज्ञानिक शोध करना प्रारंभ करते हैं, हम पहले ही ना उन सारी चीजों के बारे में सतर्क रहें और विज्ञान को उस दिशा में ले जाएं? नहीं, दोनों दोनों बिंदु जैसे मान काम लीजिए करते हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण प्लास्टिक का ले लीजिए कि जी, इस समय पॉलीथीन जो है एक बिल्कुल अनश्वर जैसा प्रदूषण कारक वो है, तत्व है। तो जी। क्या इसका आविष्कार कभी भी हुआ होगा? तो क्या आविष्कार करने से पहले हम उसके दुष्परिणामों की ओर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं मैडम, देखें नीरजा जी, मैं इस बात के आपसे 100% सहमत हूँ। जी। और इसका देखें तो लीगल प्राविधान है हम्म। कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम उपयोग करते हैं जी। वो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक है कि नहीं, इसको हमें इंश्योर करना चाहिए। लेकिन दो बातें यहाँ आती हैं। एक तो आज की जो अर्थव्यवस्था है वो बाजार आधारित है। जी। तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था किससे चलती है? प्रचार माध्यमों से। तो प्रचार माध्यमों में उस वस्तु के वास्तविकता को हम नहीं दिखाते। हाँ हाँ। प्रचार माध्यम में हम क्या बताते हैं कि हमारे प्रति आकर्षण पैदा करे वो, जी जी, जिससे कि हम उसके हानि लाभ या पूरी गुणवत्ता को जाने, बाजार में पहुंच जाएं और उस वस्तु को हम खरीद लें। पूरा प्राविधान है वैश्विक स्तर पर भी और हमारे देश के स्तर पर भी। जैसे आपने पॉलीथीन की बात किया, पॉलीथीन अभी नई शोध ये बता रही हैं कि जो हम कंपोस्ट लेते हैं, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात किया। जी जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल होती है। हाँ, लेकिन अब कंपोस्ट डालते हैं हम उस पर फर्टिलाइजर की जगह पर। जी। लेकिन नया शोध क्या कहता है कि उस कंपोस्ट में जो माइक्रो प्लास्टिक है, हाँ, जिसकी साइज बहुत छोटी होती है, वो ज्यादा मिली होती है। अच्छा। तो वो माइक्रो प्लास्टिक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में डाली जाती है वो बरसात के द्वारा सीधे जल स्रोतों में चली जाती है। जी। ये नया शोध कहता है। पहले हम ऐसा नहीं मानते। ये आपको विगत साल और 6 महीने के जो अध्ययन है वो बता रहे हैं। अच्छा। तो अब आप ये बताइए कि जिस ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम सबसे सुरक्षित मानते थे, जिसको हम सस्टेनेबल या धारणीय मानते थे, जी, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान वैज्ञानिकों ने खड़ा कर दिया। जी। तो सवाल यही है कि हम अपनी व्यवस्था को स्वतः में, अब अगर पॉलीथीन नहीं होता तो फिर कंपोस्ट के द्वारा उसमें जाता नहीं वो। जी जी, बिल्कुल। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम सारी तरह के उत्पाद बनाएं, ऐसा जरूरी है? या हम पहले जो पर्यावरण के मित्रवत उत्पाद थे, जिसको इको फ्रेंडली कहते हैं, जी जी, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलने में ही मानव की भलाई है, हमें लगता है ऐसा। हमारे ऋषियों मुनियों का भी जो प्रयास था उसी ओर था कि प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब हम फिर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आते हैं प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी, कि क्या वास्तव में ये आज की तारीख में हम लोग अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहे हैं? अगर सही अर्थों में देखें तो मैं कहूंगा नहीं। क्योंकि 1992 में जी अर्थ समिति में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरी रूपरेखा बनाई गई, कहाँ से फंड आएगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पूरा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन हुआ। और उसके लिए एजेंडा 21 जाना जाता है वैश्विक स्तर पर। जी। तो यूनाइटेड नेशन ने 5 साल बाद यानी 1997 में एक समिति बनाई कि हमें ये देखा जाए कि जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो हम कितना अचीव कर पाए, जी, कितना सक्सेसफुल हुए हम उस प्रोग्रेस में। तो नीरजा जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समिति ने ये लिखा, रियो मतलब ब्राजील में, वो रियो में समिति हुई थी जी। अर्थ समिति, रियो मतलब अर्थ समिति। रियो +5 = 0। अच्छा। उनका ये कहना था कि हम 5 साल आगे बढ़ने की बजाय 5 साल पीछे चले गए। क्या मतलब जो पर्यावरण की क्षति कम होनी चाहिए वो और ज्यादा हो गई, बढ़ गई। वो और ज्यादा हो गई। एक बात तो ये हमारे सामने आती है। दूसरी चीज आती है, 6 गोल निर्धारित किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के,
जिसमें 5 मानव केंद्रित हैं और 1 पृथ्वी की बात की गई है। मैं केवल 2 बिंदु संक्षेप में आपको बताऊंगा। मानव केंद्रित में 1 बिंदु था प्रॉस्पेरिटी। अब भारत में प्रॉस्पेरिटी को समृद्धि कहते हैं जी, और यूरोपियन कंट्रीज में कहते हैं एफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, और समृद्धि और अमीरी व्यक्ति केंद्रित होती है जी, और समृद्धि समाज के लिए होती है। तो इसका अंतर कौन करेगा और कैसे करेगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज है जो प्लेनेट के बारे में कही गई, मतलब पृथ्वी के बारे में कही गई। हाँ। अब आप एक चीज मैं आपको नरेट करूंगा, भगवत गीता का एक श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं, यद अहंकार माशत्य न योत्सेत मन्यसे मिथ्यैश्च व्यवसायस्ते प्रकृति अस्त्वा निवोचति। उनका कहना है कि प्रकृति जो है वो अल्टीमेट नियंत्रक है जी, फाइनल कंट्रोल नेचर के हाथ में होता है। अब अगर आप ये देखें तो नेचर के पूरे लैंडस्केप को हमने बदल दिया। पहली बात तो ये किया। दूसरी बात हमने क्या किया, अब हमने कहा हम रेस्टोरेशन करेंगे। ये हमारे वैज्ञानिक शोधों का परिणाम है जी। लेकिन मैं अपने वैज्ञानिकों को भी ये कहना चाहूंगा कि कोई भी रेस्टोरेशन जब परिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह बिगड़ जाता है तो उसका रेस्टोरेशन, पुनरुद्धार या रिहेबिलिटेशन जब भी होता है जी, तो हम उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं पाते। तो जो ये प्रकृति का जो बदला हुआ स्वरूप होगा जी, फिर वो हमें नियंत्रित करेगा और उसके परिणाम क्या होंगे अभी ये कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। जी, तो यहीं पर आकर हमें लगता है कि वैज्ञानिक शोध अपनी जगह है और ये जो सम्मेलन हो रहे हैं धरती को बचा लेने की, पर्यावरण को बचा लेने की जो बातें हो रही हैं वो सब एक तरफ हैं, और जो जन सामान्य है जिसकी पूरी भागीदारी होती है पर्यावरण को प्रदूषित करने में या संरक्षित करने में, उनके लिए एक वैज्ञानिक होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि जो ये विकास की गति है पर्यावरण को बिना कोई क्षति पहुंचाए या प्रकृति को नष्ट किए बिना कैसे हो सकता है, ये उसमें जन जन की भागीदारी कैसे हो सकती है, ये संदेश आप अपना बता दें। देखिए, संदेश मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एलुमिनस हैं। इसलिए मैं अपने जो हमारे संस्थापक थे विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय जी, मैं उनके आदर्श को कोट करना चाहूंगा। न तो अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम जी, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। क्या बात। ये मालवीय जी का आदर्श था और यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी आदर्श है। हाँ। यहाँ सोचने की बात ये है कि चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज व्यवस्था हो जी, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, इन चारों व्यवस्थाओं में अगर हम सर्व कल्याण की बात करते हैं जो हमारा ऋग्वेद भी कहता है जी, तो हम साम्य स्थापित कर पाएंगे पर्यावरण से भी, प्राणियों से भी, समाज से भी और अर्थव्यवस्था से भी। जी जी। और मुझे लगता है कि वही वास्तविक स्वरूप होगा धारणीय विकास का। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कम समय में प्रोफेसर जितेंद्र पांडे जी आपने हमारे श्रोताओं को धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक जो जानकारी दी, सारगर्भित जानकारी दी, और कहीं न कहीं अपने उस चिंतन से जनसामान्य को जोड़ा, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को ये अमूल्य जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र पांडे से डॉक्टर नीरजा माधव की खास बातचीत। विषय था धारणीय विकास।